नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स ऑफ चौधर पर, जो डॉक्टर सतीश त्यागी जी की लिखी हुई एक बहुत बेहतरीन किताब है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम अंग्रेजों के समय में जो हमारा पंजाब था उसमें 1920 से 1945 तक के जितने भी चुनाव हुए उनके क्या परिणाम रहे और उसके दौरान कौन कौन राजनीतिक व्यक्ति चुने गए उनके बारे में जानेंगे। और आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा बनने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज आज़ादी से पहले हरियाणा क्षेत्र से चुने गए तमाम छोटे बड़े नेताओं की जानकारी भी मैं आपको दूंगा। उस समय की राजनीतिक उठापटक को भी हम जानेंगे। और ये वीडियो इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे नेता के बारे में बताऊंगा जो पंजाब का सबसे धनवान व्यक्ति था, लेकिन इसके बावजूद फकीरों की जिंदगी जीता था। इसलिए आप इत्मीनान से इस वीडियो को सुने, आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, 1920 में गठित पंजाब काउंसिल में 71 सदस्य जो थे वो सीमित मतदाताओं द्वारा चुने जाने का प्रावधान था। काउंसिल की सीटें धर्म और देहात शहरी क्षेत्रों के आधार पर आरक्षित अंग्रेजों ने करी थी। 32 सीटों पर गैर मुस्लिम यानी हिंदू, सिख और 32 सीटों पर मुस्लिम सदस्य चुने जाते थे। गैर मुस्लिम सीटों में से 25 सीटें ग्रामीण इलाके और शहरी क्षेत्र के लिए आरक्षित होती थी। अगर आप मुस्लिम सीटों की बात करें तो मुस्लिम सीटों में 27 ग्रामीण और 5 शहरी क्षेत्र के लिए आरक्षित थी। 4 सदस्य लैंड होल्डर्स वर्ग से और एक सदस्य पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब इंडस्ट्री और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चुने जाते थे। इस तरीके से 71 सीटों में से 52 सीटें पूरी तरीके से देहात के लिए आरक्षित थी। 4 लैंड होल्डर सदस्यों को भी रूरल ब्लॉक में शामिल किया जाए तो ये संख्या 56 हो जाती है। शेष 15 सीटें शहरी वर्ग के हिस्से में आती थी और इसके अलावा 22 सदस्य नॉमिनेट किए जाते थे, जिसमें से 13 ऑफिशियल होते थे, 6 नॉन ऑफिशियल सदस्य होते थे। 1 सदस्य काउंसिल का प्रेसिडेंट और 2 सदस्य एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए जाते थे। इस तरीके से अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो समूची पंजाब काउंसिल के जो सदन की संख्या थी वो 93 निर्धारित हो जाती है। और आप इसके जो स्वरूप है उससे आप देख सकते हैं कि ये देहाती काउंसिल आप इसको कह सकते हैं। अलगमत शहरी तबका एक तरीके से निष्प्रभावी था या आवश्यकता अनुसार सरकार के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता था। अगर इस काउंसिल में हम हरियाणा क्षेत्र की बात करें तो तब 9 सदस्य यहां से चुने जाते थे। ये सदस्य थे सिरसा साउथ ईस्ट जो टाउन्स था गैर मुस्लिम का, गुड़गांव गैर मुस्लिम रूरल, करनाल गैर मुस्लिम रूरल, अंबाला शिमला गैर मुस्लिम रूरल, हांसी हिसार गैर मुस्लिम रूरल, रोहतक नॉर्थ वेस्ट आप इसको कहिए और गैर मुस्लिम रूरल एक इलाका हो गया। और इसी तरीके से साउथ ईस्ट रोहतक हो गया, गोहाना अंबाला डिवीजन हो गया। यानी कि 9 में से सिर्फ 1 सीट शहरी थी, हिंदू, और 2 मुस्लिम सदस्य यहां से चुने जाते थे। 1920 में पंजाब काउंसिल के पहली बार हो रहे चुनाव में कांग्रेस के अलावा कोई भी राजनीतिक दल अस्तित्व में नहीं था और कांग्रेस ने भी इस चुनाव का बहिष्कार कर रखा था। लोकमान्य तिलक ने 1919 के सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया था। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि जो कुछ भी हमें दिया गया है उसको हम स्वीकार करेंगे, लेकिन हम आंदोलन करेंगे और अधिक प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इस प्रकार 1919 के सुधारों के मुद्दे पर कांग्रेस में एक तरीके से दरार पैदा हो गई थी। इससे पहले 1918 में कांग्रेस छोड़ने वाले कुछ नरमपंथियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में नेशनल लिबरेशन फेडरेशन नामक एक अलग संगठन बना लिया था। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ने ही चुनाव में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया, इसलिए सभी प्रत्याशी एक तरह से कमोबेश निर्दलीय ही थे और निर्वाचित सदस्य न्यूनतानीतिक जो ब्रिटिश सरकार थी उसके प्रति निष्ठावान थे। ये चुनाव चूंकि जलियांवाला नरसंहार के बाद हुए थे तो जनता में सरकार के प्रति बेहद आक्रोश था। पंजाब आर्थिक और राजनीतिक संकट से उस दौरान गुजर रहा था। हालांकि बेहद सीमित लोगों को मताधिकार का प्राप्त था, लेकिन इसके बावजूद मतदाताओं के बड़े हिस्से ने 1920 के पंजाब काउंसिल के चुनाव में मतदान ही नहीं किया। आप एक छोटा सा आंकड़ा देखिए कि लाहौर में 15,659 जो प्रत्याशी थे वो
पंजीकृत थे, लेकिन 700 लोगों ने ही वोट डाला। अमृतसर में 5% केवल मतदान हुआ। होशियारपुर में 2953 मतदाताओं में से केवल 85 लोग ही वोट डालने गए। और कह सकते हैं कि यह चुनाव एक तरीके से मजाक बनकर रह गया था, लेकिन जो लोग चुने गए वो काउंसिल में पहुंचकर खुश थे। जीत जीत होती है। चुनाव में निर्वाचित 71 सदस्यों में 35 मुसलमान थे, 21 हिंदू थे, 15 सिख थे। हरियाणा क्षेत्र से बात की जाए तो लाला आत्माराम बंसल सिरसा से चुने गए, चौधरी लाजपत राय हिसार से चुने गए, चौधरी लालचंद फोगाट रोहतक से चुने गए, राव बलबीर सिंह जी गुड़गांव से चुने गए, चौधरी बसंत गोपाल जी करनाल से चुने गए, रिसालदार स्वरूप सिंह रोहतक ईस्ट क्षेत्र से चुने गए, दयाराम जी अंबाला शिमला से चुने गए, मोहम्मद हयात खां हिसार गुड़गांव से चुने गए और सैफी अली खां अंबाला नॉर्थ काउंसिल के लिए चुने गए। चौधरी लालचंद फोगाट इस चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था। लेकिन चौधरी लालचंद के चुनाव की वैधता को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई और चौधरी लालचंद फोगाट का चुनाव अवैध घोषित हो गया। इसके बाद उपचुनाव हुआ, जिसमें जेलदार घासीराम आहुलाना जो थे वो विजयी हुए और 1923 तक काउंसिल के वो सदस्य रहे। इसके बाद चुनाव आते हैं दूसरी पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के। 1923 के काउंसिल चुनाव में जो जंग थी वो राजनीतिक दलों के बीच में हुई। पंजाब में यूनिस्ट पार्टी का जन्म हो चुका था और कांग्रेस स्वराज पार्टी के रूप में चुनावी मैदान में थी। सिख समुदाय की अपनी पार्टी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी इस चुनाव में लड़ी। यूनियनिस्ट पार्टी को 33 स्थानों पर सफलता मिल गई, जबकि स्वराज पार्टी केवल 12 सीटें जीत पाई। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को 9 स्थान मिले और 17 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं वो काउंसिल के लिए निर्वाचित हुए। ये 1923 के पंजाब काउंसिल के चुनाव की बात है। अगर इसमें आप हरियाणा क्षेत्र की बात करें तो चौधरी छोटूराम जी साउथ ईस्ट रोहतक से चुने गए, चौधरी लालचंद जी नॉर्थ वेस्ट रोहतक से चुने गए, राव पोहब सिंह जी गुड़गांव से, चौधरी दूलीचंद करनाल रूरल से, लाला श्यामलाल जी हिसार से, मोहम्मद सफ़ी अली खान अंबाला डिवीजन नॉर्थ ईस्ट मुस्लिम रूरल जिसको कहा जाता था, साहिबदाद खां हिसार गुड़गांव मुस्लिम से, लाला गंगाराम अंबाला शिमला, सरदार गुरबख्श सिंह अंबाला डिवीजन जिसको सिख रूरल कहा जाता है उससे चुनकर वो काउंसिल में पहुंचे थे। उत्तर पश्चिमी रोहतक सीट जो गैर मुस्लिम देहात इलाका था उसमें चौधरी लालचंद फोगाट का चुनाव स्वराज पार्टी के प्रत्याशी चौधरी मातूराम की याचिका के चलते अवैध घोषित हो गया। इसके नतीजे 1924 में फिर से चुनाव हुए, जिसमें खिड़वाड़ी गांव के चौधरी टेकराम विजयी हुए। चौधरी टेकराम की जीत के खिलाफ चौधरी गोविंद राम ने याचिका डाल दी, जिससे टेकराम जी का जो चुनाव था वो भी अवैध घोषित हो गया और चौधरी गोविंद राम निर्वाचित घोषित हो गए। इस तरीके से इस सीट का चुनाव 2 बार अवैध घोषित हुआ और 3 लोग चौधरी लालचंद, चौधरी टेकराम और चौधरी गोविंद राम थोड़े थोड़े समय के लिए यहां से काउंसिल के सदस्य रहे। अगर चौधरी टेकराम की बात की जाए तो पूर्व मंत्री जो कृष्णमूर्ति हुड्डा हैं उनके ताऊ होते थे। सरकार बनने पर चौधरी लालचंद जी को हरियाणवी क्षेत्र से पहले मंत्री वो बने थे, लेकिन जब उनका चुनाव अवैध घोषित हो गया तो उनकी जगह पर चौधरी छोटूराम को मंत्री बनाया गया। चौधरी लालचंद का चुनाव अवैध घोषित होने की भी एक अलग कहानी है दोस्तों, लगे हाथ इसको भी जान लेते हैं। चौधरी लालचंद का मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा चौधरी मातूराम हुड्डा से हुआ था। चौधरी मातूराम चाहते तो चौधरी लालचंद की कुर्सी को बचा सकते थे, इसके लिए उनको सिर्फ अपनी याचिका को वापस लेना था। चौधरी छोटूराम ने भी चौधरी मातूराम के 2 साथियों चौधरी बलदेव सिंह और चौधरी देवी सिंह के माध्यम से उन पर याचिका न डालने का दबाव डलवाया, लेकिन वो नहीं माने। लाला लाजपत राय ने भी चौधरी मातूराम से याचिका वापस लेने को कहा, क्योंकि लाला लाजपत राय जी थे, उनका कहना था कि चौधरी लालचंद को अपने आचरण पर पछतावा है। लाला लाजपत राय की बात रखने के लिए चौधरी मातूराम सशर्त याचिका वापस लेने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने शर्त ये लगाई थी कि चौधरी लालचंद लाला श्यामलाल से माफी मांगने जाएं, उनके सामने जाकर खेद प्रकट करें। हुआ यह था कि चौधरी लालचंद के समर्थकों ने चुनाव में जीत हासिल करने के बाद जो जुलूस निकाला था उस दौरान उन्होंने लाला श्यामलाल का अपमान कर दिया था, लेकिन लालचंद जो थे चौधरी लालचंद जी वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हुए और इसके बदले में उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। फिर चौधरी छोटूराम विजयी हुए और चौधरी छोटूराम जो जीत चुके थे वो मंत्री बने। चौधरी लालचंद के इस्तीफे के बाद 22 सितंबर 1924 को
चौधरी छोटू राम को सरकार में मंत्री नियुक्त किया गया। 1923 के इन चुनाव में दो बड़े धड़े पहली बार अस्तित्व में आए थे। एक तो थी यूनिस्ट पार्टी और दूसरी थी स्वराज खिलाफत पार्टी। अब लगे हाथ यूनिस्ट पार्टी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। दोस्तों 1912 से 1919 के बीच में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके माइकल ओडवायर ने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि मेरे लिए देहाती जनता के हित सर्वोपरि हैं। देहात की जनता पर ही पंजाब प्रांत की स्थिरता और खुशहाली आधारित है और उस कौम को महत्व दिया जाता है जो युद्ध लड़ सकती है। ओडवायर की यह मान्यता थी कि इतनी व्यापक शक्तियां किसी छोटे राजनीतिक समूह विशेषकर उस शहरी वर्ग के हवाले नहीं की जा सकती जो देहाती जनता उसके हितों आवश्यकताओं के प्रति सहानुभूति नहीं रखता हो। अब ओडवायर की इस सोच को 1919 के मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधारों में पूरी तरीके से माना गया था, पूरा किया गया था और उसी का यह नतीजा था कि जो कौंसिल अस्तित्व में आई उसका स्वरूप बहुत हद तक देहाती होता था। कौंसिल भूस्वामियों लैंड ओनर्स के पक्ष में पूरी तरीके से झुकी हुई थी। 64 जनरल सीटों में से 51 सीटें देहात के लिए आवंटित थी और 7 स्पेशल सीटों में से भी 4 सीटें जो थी वो अंग्रेजों ने लैंड होल्डर्स के लिए आरक्षित रखी थी। सरकार जो चाहती थी उसे उसने हासिल कर लिया था और दिसंबर 1920 के जो चुनाव हुए थे उसके बाद जो कौंसिल बनी थी उसका चेहरा पूरी तरीके से देहाती और ग्रामीण था। चुने गए 71 सदस्यों में केवल 15 सदस्य ही शहरी कहे जा सकते थे। इनमें से भी 10 सदस्य वो थे जो लैंड होल्डर्स वाले थे। इस तरीके से मात्र 5 कौंसिल सदस्य ही विशुद्ध शहरी थे, 35 सदस्य मुस्लिम थे, 21 सदस्य हिंदू थे, 12 सिख होते थे। 21 हिंदू सदस्यों में से भी 13 देहाती थे, 12 सिख सदस्यों में से भी 11 देहाती थे और जाहिर था कि कौंसिल मुस्लिम व देहात बहुल इलाकों से जुड़ी हुई थी या देहाती कौंसिल आप इसको कह सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड मैकलेंगन ने मियां फजले हुसैन और लाला हरकिशन लाल गाबा को मंत्री नियुक्त किया था। इन नियुक्तियों और सरकार के कौंसिल के ग्रामीण सदस्यों से हार्दिक संबंधों ने उस गठबंधन की आधारशिला रखी जिसे अगले 2 दशकों तक जारी रहना था और पंजाब की राजनीति पर अपना वर्चस्व कायम रखना था। इंग्लैंड में वकालत पढ़े सर फजले हुसैन मूलतः कांग्रेसी थे, लेकिन असहयोग आंदोलन के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। कौंसिल के वजूद में आते ही फजले हुसैन जी ने भांप लिया था कि सत्ता ग्रामीण मुस्लिम सदस्यों के हाथ में रहने वाली है, लेकिन फिर भी नवगठित कौंसिल ने मुस्लिम और गैर मुस्लिम गठबंधन के निर्देश दे दिए थे। सर फजले हुसैन ने संपूर्ण स्थिति का आकलन करने के बाद कौंसिल के देहाती मुस्लिम सदस्यों को एकजुट कर लिया और कौंसिल में जो रूरल ब्लॉक था उसके गठन को अंजाम दे दिया और जल्दी ही इस रूरल ब्लॉक में ग्रामीण हिंदू और सिख सदस्यों को भी शामिल किया जाने लगा। इसके बाद इस रूरल ब्लॉक का चरित्र पूरी तरीके से सेकुलर हो गया। सर फजले हुसैन ने कौंसिल में रूरल ब्लॉक का गठन क्यों किया, इसको लेकर उस समय के लोग थे जो वो अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। एक तर्क ये था कि फजले हुसैन साहब ने देहात में रहने वाले लोगों के हालात बदलने और उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के मकसद से ये कदम उठाया था, क्योंकि देहाती तबका शहर के पढ़े लिखे तबके से मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके बावजूद एक तर्क और भी दिया जाता है कि फजले हुसैन साहब ने जानबूझकर सेकुलर गठबंधन बनाया ताकि खुद को पंजाब के सर्वमान्य नेता के रूप में स्थापित कर सकें। चूंकि हुसैन साहब मात्र मुस्लिम समुदाय के बूते पंजाब के नेता नहीं बन सकते थे, इसलिए उन्होंने गैर मुस्लिम वर्गों को भी साथ लाना जरूरी समझा और ऐसे प्रभावी गठबंधन के लिए जिसे एकता सूत्र और प्रेरक तत्वों की जरूरत थी वो उनको देहात के रूप में दिखा। इस तरह से शहरी तबके को सत्ता से वो अलग रख सकते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। जब तक आज़ादी नहीं मिली पंजाब में देहात का ही राज रहा। पंजाब लैंड एलिएशन एक्ट 1900 के जरिए ब्रिटिश सरकार ने जो कृषक और गैर कृषक वर्गों को औपचारिक स्थापना उनकी करनी थी वो कर चुके थे। 1919 के सुधारों ने इस विभाजन को संस्थागत रूप असल में दिया था। पंजाब लैंड एलिएशन एक्ट 1900 के बारे में डेविड मार्टिन ने लिखा है कि दूसरे प्रांतों की तरह ब्रिटिश सरकार ने पंजाब में जनता के धर्म के आधार पर विभाजन को प्रमोट नहीं किया, बल्कि यहाँ उसने देहात बनाम शहर की दीवार खड़ी कर दी। एक तरह तो यह डिवाइड एंड रूल्स की ब्रिटिश नीति ही थी, लेकिन फर्क यहाँ इतना था कि यहाँ विभाजन से पहले 3 बड़े धर्मों को आर्थिक आधार पर एकजुट किया गया था। पंजाब लैंड एलिएशन एक्ट 1900 से
तीनों ही धर्मों के किसानों को कर्ज और साहूकार से मुक्ति मिलती थी। विभाजन पूर्व एकता की इस नीति ने ब्रिटिश सरकार की राहें आसान कर दी और फिर अगले 2 दशकों तक पंजाब पर मनचाहा नियंत्रण कायम रखने में अंग्रेजी सत्ता कामयाब रही। अगर इस कहानी में और आगे आप बढ़ते हैं तो अंग्रेजों को भी खुलेआम यह स्वीकार करने में कभी कोई झिझक नहीं हुई कि उनकी नीति खेतीहर तबके के लिए ही है। असल में यूनियनिस्ट पार्टी देहाती जनता का प्रतिनिधित्व करती थी और अंग्रेजों की नीति के अनुसार ये सब चीजें थी, क्योंकि अंग्रेज भी चाहते थे कि देहात आगे बढ़े, जिसके आधार पर 1923 में नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अंग्रेज सरकार ने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना का अंग्रेज सरकार के लिए उसकी स्थापना बहुत अच्छा कदम थी, क्योंकि उसे इससे कांग्रेस की नीतियों का मुकाबला करने में मदद मिलनी थी। यूनियनिस्ट पार्टी के विरोधियों ने आरोप लगाया कि पंजाब लैंड एलिएशन एक्ट उनके लिए उसी तरह से है जैसे हिंदू के लिए वेद और मुसलमान के लिए पवित्र कुरान है। उन्होंने इसके विपरीत यूनियनिस्ट पार्टी ने खुद को ऐसे गैर सांप्रदायिक संगठन के रूप में प्रस्तुत किया जो गरीबों, कामगारों, किसानों, कमजोरों के उत्थान के लिए समर्पित पार्टी थी। पार्टी की घोषणा से पहले सर फजले हुसैन ने काउंसिल में कहा था कि हम जिस सिद्धांत का समर्थन करते हैं वह पिछड़े समुदाय को उनके धर्म की परवाह किए बिना मदद करने का सिद्धांत है, चाहे वो फिर मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो या सिख हो। हरियाणा के चौधरी लालचंद फोगाट ही इस रूरल ब्लॉक के सह संस्थापक थे, लेकिन उनके काउंसिल से त्यागपत्र देने के बाद फजले हुसैन साहब और चौधरी छोटू राम की यूनियनिस्ट पार्टी के सर्वे सर्वा बने। चौधरी छोटू राम का शुरू में तो आर्य समाज की तरफ झुकाव था, लेकिन बाद में वो किसान हितों को सर्वोपरि मानने लगे और फिर आजीवन यही काम चौधरी छोटू राम ने किया और आज भी किसानों कमेरों के मसीहा वो कहलाते हैं। ब्रिटिश इतिहासकार हैं टोलबोट साहब ने चौधरी छोटू राम के बारे में लिखा है कि चौधरी छोटू राम साहूकारों के खिलाफ किसानों को एकजुट करने के लिए हर देहाती के साथ खड़े होते थे। सर फजले हुसैन और चौधरी छोटू राम के बीच फर्क ये था कि जहां चौधरी छोटू राम पूरी तरह से शहरी हिंदुओं के खिलाफ होते थे और सार्वजनिक रूप से महाजन और अरोड़ा जो थे उन समुदाय के खिलाफ अपनी नापसंदगी का प्रदर्शन करते थे, वहीं हुसैन साहब समझदार थे। हुसैन साहब देहाती मुसलमानों के प्रति सहानुभूति रखते हुए भी शहरी मुसलमानों के कतई खिलाफ नहीं थे और उनको खुश रखने का हर संभव प्रयास करते थे। ये उन इतिहासकार ने ऐसा लिखा है। मुस्लिम समुदाय में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सर फजले हुसैन ने विशेष कदम उठाए, क्योंकि वो शिक्षा के महत्व को समझ चुके थे। एंग्लो वर्नाकुलर स्कूलों में पढ़ने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर मुस्लिम छात्रों को छात्रवृत्तियां देनी शुरू की। मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम हेडमास्टर नियुक्त किए गए ताकि रूढ़िवादी मुस्लिम परिवारों के बच्चे स्कूलों में बेझिझक आ जा सकें, पढ़ाई कर सकें। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं को काफी धनराशि सर फजले हुसैन ने ग्रांट के रूप में दी। हुसैन के इन कदमों का नतीजा ये हुआ कि केवल 1.5 साल में मुस्लिम छात्रों की जो संख्या थी वो 42.5% तक बढ़ गई, जबकि हिंदुओं में यह प्रतिशत मात्र 19.2 था। सर फजले हुसैन ने 1920-1923 के दौरान जो सरकारी मेडिकल कॉलेज होते थे उनमें 40% सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित कर दी थी। इसके साथ ही उन्होंने ये व्यवस्था भी कर दी कि यदि कोई आरक्षित सीट खाली रह जाएगी तो उसे गैर मुस्लिम से नहीं भरा जाएगा, मुस्लिम से ही भरा जाएगा। स्थानीय निकायों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व उन्होंने बढ़ा दिया गया और सरकारी नौकरियों में भी मुसलमानों का 40% हिस्सा सर फजले हुसैन ने निर्धारित कर दिया था। सर फजले हुसैन की मुस्लिम परस्त नीतियों से पंजाब के शहरी हिंदुओं में असंतोष बढ़ना शुरू हुआ। उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी और ब्रिटिश सरकार पर शहरी हिंदुओं को सत्ता से बाहर रखने का षड्यंत्र करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। शहरी हिंदुओं के तर्क को इस तथ्य से भी शक्ति मिली कि कितने ही गैर कृषक तथा शहरी मुस्लिम जो थे वो यूनियनिस्ट पार्टी में शामिल थे, जबकि कोई भी शहरी हिंदू यूनियनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुआ था। इस तरीके से एक स्पष्ट विभाजन उस दौरान दिखाई दे रहा था और पंजाब के जो शहरी हिंदू थे वो हुसैन की मुस्लिम समर्थक नीतियों से इतने व्यग्र और उग्र हो गए कि उनके द्वारा मार्च 1923 में सर फजले हुसैन की शिक्षा और स्थानीय निकायों में जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी थी उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया पंजाब काउंसिल में। फजले हुसैन जी ने सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ अपने जो कैंप था उनका खुद का, उसमें भी असंतोष पैदा हुआ था।
25 अक्टूबर 1922 के जाट गजट में ये लिखा गया है कि फजले हुसैन मुस्लिम बहुल इलाकों का पक्ष लेते हैं और पूर्वी हिंदू जिलों के खिलाफ हैं। इतना ही नहीं, जाट गजट अखबार ने हुसैन साहब की सांप्रदायिक नीतियों की आलोचना करते हुए उनको सामाजिक सौहार्द और राजनीतिक आज़ादी के लिए खतरनाक करार दिया था। हुसैन के विरोधियों ने उन पर मुस्लिम सांप्रदायिक होने के खुले आरोप ही नहीं लगाए, बल्कि उनके सामने ये सवाल भी खड़ा किया कि वो ये साफ करें कि वो पहले मुसलमान हैं या फिर इंडियन हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल सर फजले हुसैन के सामने खड़ा किया गया। इस सवाल का जवाब देते हुए हुसैन साहब ने कहा कि मैं एक ही समय में मुसलमान भी हूँ और भारतीय भी हूँ। मैं एक अविभाज्य इकाई हूँ और इस समय में एक चीज़ और बाद में दूसरी चीज़ नहीं हो सकता है। इसके बावजूद उनके विरोधी हुसैन के जवाब से सहमत नहीं थे और उन्होंने हुसैन को मुस्लिम सांप्रदायिक घोषित कर दिया। सर फजले हुसैन ने जब अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए हरियाणा क्षेत्र के देहाती हिंदू नेता चौधरी लालचंद को मंत्री बनवाया तो उससे शहरी जो हिंदू थे उनके कान खड़े हो गए। हिंदू महासभा के नेताओं ने चौधरी लालचंद के खिलाफ एक बेहद संगठित तरीके से अभियान छेड़ दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि वो उनका त्यागपत्र दिलवाने में सफल हो गए। सर फजले हुसैन ये सारी चीजें देख रहे थे, समझ रहे थे। चौधरी लालचंद का त्यागपत्र उनका चुनाव अवैध घोषित होने के चलते हुआ था और उनके चुनाव के खिलाफ याचिका पराजित प्रत्याशी चौधरी मातूराम हुड्डा ने डाली थी। चौधरी मातूराम के जो विरोधी थे वो अक्सर उन पर आरोप लगाया करते थे कि वे हिंदू महासभा के नेताओं के हाथों में खेल रहे थे। अगर फजले हुसैन के जीवन काल की हम बात करें दोस्तों, तो सर फजले हुसैन जी 1877 से 1936 के कालखंड में रहे और उनका जन्म बटाला में हुआ था। उनके जो पूर्वज थे वो भट्टी राजपूत थे जो बीकानेर से पंजाब में माइग्रेट होकर गए थे। हुसैन ने 1897 में बीए की डिग्री हासिल की थी। मशहूर शायर इकबाल उनके सहपाठी होते थे। वे उच्च शिक्षा के लिए 1898 में इंग्लैंड चले गए थे और फजले हुसैन साहब ने 1920 में पंजाब कांग्रेस के वो अध्यक्ष भी बने, लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन से असहमत होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। हुसैन लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो काउंसिल थी 1916 से 1920 उसके भी सदस्य नियुक्त किए गए थे और काउंसिल के इसी कार्यकाल में हरियाणवी क्षेत्र से चौधरी लालचंद भी सदस्य बने थे। इन्हीं दिनों फजले हुसैन और चौधरी लालचंद में मित्रता हो गई थी, जिससे पंजाब की रूरल पॉलिटिक्स की आधारशिला रखी गई। काउंसिल में दूसरे मंत्री होते थे लाला हरकिशन लाल गाबा। इनके बारे में मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है कि कभी मौका मिला तो मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। आज वो मौका आया है। जो लाला हरकिशन लाल गाबा थे वो हिंदुओं के प्रतिनिधि के रूप में शामिल किए गए थे। उन्हें मंत्री बनाने की सलाह गवर्नर को सर फजले हुसैन साहब ने खुद की थी। पंजाब के पहले हिंदू मंत्री लाला हरकिशन लाल गाबा के जीवन के कई पहलू काफी रोमांचक और प्रेरणादायक हैं। उनका जन्म 1864 में अविभाजित पंजाब के डेरा गाजी जिले के कस्बे लागया में हुआ था। सामान्य से परिवार से निकले हरकिशन लाल के जो थे उन्होंने पढ़ाई और स्कॉलरशिप के बल पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणित के ट्रिपलोस में ऑनर्स किया। कानून का भी अध्ययन उन्होंने किया और उस दौर में पंजाब के सलाका पुरुष सरदार दयाल सिंह मजीठिया की प्रेरणा से उन्होंने कारोबार में प्रवेश कर लिया। 1895 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक के वो पहले मानद सचिव बने। 1896 में उन्होंने भारत इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की और उनको द ट्रिब्यून अखबार का ट्रस्टी भी नियुक्त किया गया। 1901 से 1906 तक के 5 वर्षों में लाला हरकिशन लाल गाबा ने पंजाब कॉटन प्रेस कंपनी लिमिटेड, कानपुर फ्लोर मिल्स लिमिटेड, पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, अमृतसर बैंक ऑफ लिमिटेड समेत कई उपक्रम शुरू किए। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की स्थापना कर वे पंजाब में बिजली लेकर आए। इतने कम समय में इतनी सफलता ने उनके जो शत्रु थे उनकी संख्या को बहुत तेजी से उनमें इजाफा किया। आर्य समाज भी उनके विरोध में होता था। 1913 में उनका पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया दिवालिया न हो जाए, इस भय से लोगों ने बैंक में अपना जो पैसा था उसको निकालना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बैंक बंद हो गया। लगभग सब कुछ खोकर लाला हरकिशन लाल डेरा इस्माइल खां में वकालत करने लगे। इस दौरान वे कांग्रेस आंदोलन में शामिल होकर देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। अंग्रेज सरकार ने उन पर रोलेक्ट एक्ट का आंदोलन को जो हवा देने के जुर्म में 1919 में उम्र कैद की सजा सुनाकर उनको जेल भेज दिया।
हरकिशन लाल कांग्रेस में इतने बड़े नेता बन गए थे कि कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर सत्यपाल ने उनकी सराहना करते हुए लिखा था कि पंजाब में उनके बिना कांग्रेस कुछ भी नहीं है। लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन से सहमत होकर उन्होंने खुद को कांग्रेस से अलग कर दिया। 1920 में पंजाब में पहली निर्वाचित कौंसिल बनी तो वे पंजाब इंडस्ट्रीज जो स्पेशल सीट होती थी उस सीट के लिए कौंसिल के लिए चुने गए और फिर से मंत्री उनको नियुक्त किया गया। 1925 तक ऋणग्रस्त होकर वे दोबारा बिजनेस की दुनिया में लौट आए। इस पारी में उन्होंने न्यू पीपल्स बैंक ऑफ नॉर्थ इंडिया और कई फैक्ट्रियां उन्होंने इस दौरान लगाई। अगर भारत में सबसे ज़्यादा कंपनियों के चेयरमैन की बात की जाए तो वो एक समय सबसे ज़्यादा कंपनियों के चेयरमैन भी बने। 1930 के दशक की शुरुआत में मंदी ने पूरी दुनिया में दस्तक दी और लाला हरकिशन लाल गाबा का व्यापार भी इसकी चपेट में आ गया। उधर अंग्रेज जो चीफ जस्टिस होते थे डगलस यंग, वो लाला हरकिशन लाल को बर्बाद करने पर तुले हुए थे। ऐसे ही संघर्षपूर्ण दौर में 13 फरवरी 1937 को लाला हरकिशन लाल गाबा इस दुनिया से कूच कर गए। लाला हरकिशन लाल गाबा एक समय में इतने अमीर थे कि उनके लाहौर के बंगले में आजकल जो सेंट एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज है वो चल रहा है। इस बंगले में बड़े से बड़े अंग्रेज अफसरों और नामचीन लोगों की आवभगत लाला हरकिशन लाल गाबा खुद किया करते थे। लेकिन वो खुद एक ऐसे कमरे में रहते थे जिसकी दीवारों पर भिखारियों के चित्र लगे होते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि लाला हरकिशन लाल गाबा थे वो अभावग्रस्त अतीत को न भूल पाए। अब थोड़ी सी बातें दोस्तों, जब चली रही हैं बातें तो स्वराज पार्टी के बारे में भी कर लेते हैं। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चोरा चोरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। आंदोलन वापस लिए जाने से कांग्रेस नेतृत्व में असंतोष व्याप्त हो गया और 10 मार्च 1922 में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रवादी खेमे में बिखराव आने लगा और संगठन टूटने लगा। जुझारू राष्ट्रवादी नेताओं का मनोबल कमजोर पड़ने लगा। इन हालातों में कांग्रेस के नेताओं में यह बहस छिड़ गई कि संक्रमण के इस काल में वो कौन सा रास्ता अपनाया जाए जिससे हम बचे रहें। बहुत से सुझाव इस दौरान आए और बहुत से लोगों ने गांधी जी की रणनीति और नेतृत्व पर ही सवालिया निशान लगाने शुरू कर दिए। दूसरे लोग इस गतिरोध से उबरने और उसका विकल्प तलाशने लगे। कांग्रेस का एक खेमा जिसका नेतृत्व चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, उनकी ये सोच बनी कि कांग्रेसी चुनाव में भाग लेकर विधान परिषदों में प्रवेश करें और विधायी तंत्र में शामिल होकर सरकार के लिए समस्याएं पैदा करें, और जब ये समस्याएं पैदा होंगी तो बातचीत का रास्ता खुलेगा और अंग्रेजों से ज्यादा अधिकार लिए जा सकेंगे। कांग्रेस का इस खेमे को परिवर्तन पक्षधर कहते थे। इस खेमे का तर्क यह था कि विधान परिषदों में प्रवेश से असहयोग आंदोलन की प्रगति अवरुद्ध नहीं होगी, बल्कि इससे आंदोलन और प्रभावी बनेगा और संघर्ष के नए आयाम खुलेंगे। इन नेताओं का यह कहना था कि कांग्रेस के बहिष्कार के बावजूद भी विधान परिषदें तो अस्तित्व में बने रहेंगी और ये भी हो सकता है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर लोग भाग लें, और यदि ऐसा हुआ तो इससे जनता पर जो कांग्रेस का प्रभाव है वो धीरे धीरे करके कम होता जाएगा और महत्वपूर्ण पदों पर गैर कांग्रेसी आसीन हो जाएंगे जो कांग्रेस को कमजोर बनाने का कोशिश करेंगे। ये इनकी सोच थी और ऐसी सूरत में ये सरकार के अवैध कानूनों को वैध बनाने का समर्थन किया करेंगे, इसलिए चुनाव में हिस्सा लेना जरूरी है। दूसरी ओर वे नेता थे जो विधान परिषदों में प्रवेश के खिलाफ थे कांग्रेस में ही। परिवर्तन विरोधी इस खेमे में वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी और M.A. अंसारी प्रमुख रूप से शामिल थे। इन नेताओं का यह मानना था कि संसदीय कार्यों में संलिप्त होने से कांग्रेस के जो रचनात्मक कार्य हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। दिसंबर 1922 को कांग्रेस के गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो परिषद थी उसमें प्रवेश का प्रस्ताव रखा और इसका विरोध परिवर्तन विरोधी खेमे ने किया। अब कांग्रेस में दो फाड़ होनी थी। अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण चित्तरंजन दास और जो मोतीलाल नेहरू जी थे उनका प्रस्ताव नामंजूर हो गया। इसके बाद दास और मोतीलाल नेहरू जी ने अधिवेशन के अध्यक्ष और महामंत्री पद से ही त्यागपत्र दे दिया और मार्च 1923 में खिलाफत स्वराज पार्टी की घोषणा कर दी। इसी पार्टी ने फिर चुनाव भी लड़ा। कांग्रेस में एकता बनाए रखने के उद्देश्य से मौलाना आजाद की अध्यक्षता में सितंबर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन आहूत किया गया, जिसमें परिषदों में स्थान प्राप्त करने की स्वराज पार्टी की जो योजना थी उस पर विचार मंथन किया गया। बहुत चिंतन करने के बाद कांग्रेस ने उस योजना को स्वीकृति दे दी और उसके बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस का विधायी पक्ष
लेजिस्लेटर विंग जिसको कहते हैं वो बन गई। पंजाब में स्वराज पार्टी की कमान अंबाला के लाला दुनीचंद के और रायजादा हंसराज और प्रोफेसर रुचिराम साहनी के हाथों में होती थी। वर्ष 1923 में होने वाले चुनावों के दृष्टिगत इन नेताओं ने प्रदेश भर का भ्रमण करके प्रत्याशी तलाशे थे। पहले टिकटार्थी होते नहीं थे, टिकटार्थी तलाशने पड़ते थे। अब बात करते हैं तीसरी पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल पर। 1926 के काउंसिल चुनाव में पंजाब में यूनिस्ट पार्टी को 31, हिंदू महासभा को 12, सेंट्रल सिख लीग को 11 और खिलाफत स्वराज पार्टी को 3 और कांग्रेस को 2 और निर्दलीय को 12 सीटें मिली। हरियाणा में यूनिस्ट पार्टी को 4, कांग्रेस को 2, स्वराज पार्टी को 1 और हिंदू महासभा को 2 सीटें मिली थी। यूनिस्ट पार्टी के चौधरी छोटूराम, चौधरी दुलीचंद, यासीन खां, रहीम बख्श मौलवी और इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी के लाला ज्योति प्रसाद और चौधरी छाजूराम, हिंदू महासभा के राव बलबीर सिंह, राय साहब लाला गंगाराम और स्वराज पार्टी के मास्टर बलदेव सिंह इस काउंसिल के सदस्य चुने गए थे। इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारी झटका इसलिए लगा क्योंकि लाला लाजपत राय ने स्वराज पार्टी से त्यागपत्र देकर और पंडित मदन मोहन मालवीय को साथ लेकर इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी के नाम से नए दल का गठन कर लिया था। स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास जो थे उनका निधन हो गया था और हरियाणा में पंडित नेकीराम शर्मा इस नई पार्टी से जुड़ गए थे। उन्होंने पार्टी के समर्थन में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार अभियान चलाया था। नतीजा 1923 में 9 सीटों पर जीत हासिल करने वाली स्वराज पार्टी को इस दफा पूरे प्रदेश में केवल 3 सीटें मिली। हरियाणा में उसे केवल 1 सीट मिली। रोहतक से स्वराज पार्टी थे उसके मास्टर बलदेव सिंह जी विजयी हुए थे। 1930 के चुनाव की अगर बात करें तो ये चौथी पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव थे। ये सितंबर 1930 में हुए थे। चुनावी मैदान में मुख्यतः यूनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और हिंदू महासभा थी। हरियाणा की 9 सीटों में से कांग्रेस ने 4 सीटें 1930 के चुनाव में जीती थी। अगर कांग्रेस के विजयी प्रत्याशियों की आप बात करें तो चौधरी मामराज सिंह चौहान होते थे अंबाला से, नादवा सिंह होते थे करनाल से, ज्योति प्रसाद जी होते थे हिसार से और सज्जन कुमार जी हिसार से। जो सज्जन कुमार जी थे वो चौधरी छाजूराम जी थे, जो सेठ छाजूराम लांबा थे उनके बेटे होते थे चौधरी सज्जन कुमार। हिंदू महासभा ने 1 सीट हासिल की थी और उसके प्रत्याशी गुड़गांव से राव बलबीर सिंह चुने गए थे। यूनिस्ट पार्टी ने भी इस चुनाव में 4 सीटें जीती थी और यूनिस्ट पार्टी के जो उम्मीदवार जीते थे वो अंबाला से अल्लाह दाद खां, गुड़गांव से खान जी, छोटूराम जी रोहतक से और चौधरी रामस्वरूप जी हिसार से चुनाव जीते थे। इस काउंसिल में हरियाणा की एक विशेष उपलब्धि यह रही कि चौधरी छोटूराम 20 दिनों के लिए काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रहे और पंजाब जो थी पूरे पंजाब में यूनिस्ट पार्टी को 37, जो नेशनल प्रोग्रेसिव पार्टी थी उसको 20, निर्दलीय को 14 सीटें हासिल हुई थी। इसके बाद 1937 में पहली विधानसभा भी पंजाब में बनी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत पंजाब की विधायी व्यवस्था को 1 सदनीय कर दिया गया और काउंसिल अब पंजाब विधानसभा बन गई। विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्यों की जो संख्या थी वो 175 उस दौरान हो गई थी और इसका नतीजा ये हुआ कि हरियाणा में 9 की बजाय फिर 29 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। 1937 के चुनाव में यूनिस्ट पार्टी को 98 सीटें जीती थी उसने, कांग्रेस को 18, खालसा नेशनल पार्टी को 13, हिंदू महासभा को 12, अकाली दल को 11 और अरहार और मुस्लिम लीग और एहतियाद मिल्लत को 2-2 सीटें मिली थी। 1 सीट पर कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी थी वो विजयी हुई थी और 16 निर्दलीय विधायक चुने गए थे। हरियाणा की 29 सीटों में से चुनाव में यूनिस्ट पार्टी को 16 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 4, हिंदू महासभा को 4, निर्दलीयों को 5 स्थानों पर जीत हासिल हुई थी। यूनिस्ट पार्टी को पहली बार 50% से ज़्यादा सीटें हासिल हुई थी और पंजाब में सर सिकंदर हयात खान के नेतृत्व में सरकार बनी थी, जिनमें 3 मुस्लिम, 2 हिंदू और 1 सिख मंत्री शामिल किए गए थे। 1946 चुनाव में फिर इसके बाद जो लास्ट चुनाव आज गुलाम भारत के 1946 में हुए थे और जो दूसरी विधानसभा थी वो दूसरे विश्व युद्ध के चलते 1942 में जो चुनाव होने थे वो नहीं हो पाए। 1946 में वो चुनाव हुए। 1946 में जो चुनाव हुए उसमें 9 वर्षों में जो यूनिस्ट पार्टी थी उसको भारी हानि उठानी पड़ी क्योंकि पार्टी के तीनों ही नेता एक एक करके दिवंगत हो गए थे। पहले सर फजले हुसैन जी 1936 में गए, उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री सर सिकंदर हयात खान 1942 में चल बसे। चुनाव से लगभग 14 महीने पहले यूनिस्ट पार्टी के आधार स्तंभ
चोई छोटूराम जी का भी जनवरी 1945 में निधन हो गया। उधर सांप्रदायिक ज्वार में पंजाब में मुस्लिम लीग ने अच्छी खासी पेट बना ली थी। चुनावी नतीजे आए तो मुस्लिम लीग को 93, कांग्रेस को 51, यूनिस्ट पार्टी को 19, अकाली दल को 21 और निर्दलीय को 11 सीटें मिली। चुनाव में किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिला, इसलिए मिलीजुली सरकार ही बन सकती है। हमारे पंजाब के इतिहास में देखें तो पहली मिलीजुली सरकार 1946 में ही बनी थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सैद्धांतिक समझौता संभव नहीं था। ऐसे हालात में जो कुछ हुआ वो अजूबा था, और वो अजूबा उसके बाद दोहराता ही जा रहा है। उस अजूबे में क्या हुआ कि कांग्रेस, यूनिस्ट पार्टी और अकाली दल तीनों ने मिलकर सरकार बना ली, और यूनिस्ट पार्टी के जो खिजर हयात खां जी थे वो मुख्यमंत्री बने। खिजर मंत्रिमंडल में कुल 6 मंत्री बने थे, जिसमें 3 हिंदू थे, 3 मुसलमान थे। भीमसेन सच्चर को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया और वे मंत्री भी बने। तो ये कहानी थी दोस्तों 1920 से लेकर 1946 तक के तमाम चुनावों की। कल का जो वीडियो होगा उसमें हम चौधरी छोटूराम और उनकी राजनीति पर बात करेंगे। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें हरियाणा की राजनीति, पंजाब क्षेत्र की राजनीति को सही तरीके से समझना है तो चौधरी छोटूराम की राजनीति पर बात किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वीडियो ये थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको बहुत जानकारियाँ मिली होंगी, आपको बहुत आनंद इसमें आया होगा। जैसा भी लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना कि ये जो वीडियो श्रृंखला है ये आपको कैसी लग रही है। 3 बजे राजनीति की बातों में मुलाकात होती रहेगी। शुक्रिया, नमस्कार।